हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग को जब अपनी सेकंड बेबी की सिकनेस के बारे में पता चलता है तो उसे एक झटका लगता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती हैं तो वांगजी उसके लिए पैनकेक्स बना रहा था। पैनकेक्स की खुशबू उसे काफ़ी अच्छी लगती है, पर तभी उसे याद आता है कि कल क्या क्या कुछ हुआ था और उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। उसका बेबी बीमार था। उसे अभी उस बेबी का जेंडर भी नहीं पता था, पर फिर भी वुयिंग की आंखों से आंसू बहना बंद भी नहीं हो रहा था। वो बस उम्मीद लगाए बैठा था कि काश वो अपने बेबी के लिए कुछ कर सके, पर फिलहाल उसे सिर्फ इंतज़ार करना था। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वांगजी वहाँ आ जाता है। वांगजी उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए और हमारे जूनियर्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। वुयिंग अपने बेड से उठ जाता है। दोनों किचन काउंटर पर बैठे हुए थे। वांगजी वुयिंग के लिए प्लेट लगाता है। दोनों एकदम साइलेंस में खा रहे थे। धीरे धीरे क्रिसमस का टाइम आ गया था। वुयिंग और वांगजी दोनों को ही अपने विंटर ब्रेक्स मिल गए थे। वुयिंग भी अब 19 वीक्स प्रेग्नेंट हो चुका था। वो अब प्रॉपर व्हेल की तरह दिखने लगा था। उसकी पुरानी कोई भी जीन्स उसे फिट नहीं होती थी, इसलिए उसने अपने लिए लेडी प्रेगनेंसी पैंट्स खरीद लिए थे। उसके पैर उसे स्वॉलन लगने लगे थे। वो और भी ज़्यादा वेट गेन करता जा रहा था और बेबीज़ अब और भी ज़्यादा किक किया करते थे, जिस वजह से अक्सर वुयिंग को रात को नींद नहीं आती थी। मॉर्निंग सिकनेस अब जा चुकी थी, पर अभी भी उसे कभी कभी कोई भी स्मेल की वजह से वॉमिटिंग हो जाती थी। पर वांगजी हर पल उसके साथ खड़ा था। बीच बीच में वो दोनों यूजियान के घर भी काफ़ी बार विजिट करने के लिए जाया करते थे। क्रिसमस नज़दीक आते ही यूजियान ने सबके लिए काफ़ी सारे केक्स बेक किए थे और डिलीशियस डिनर बनाया था। वांगजी की मदर भी वहाँ थी। सब लोग साथ में काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तभी यूजियान मुस्कुराते हुए वुयिंग से पूछती है, तो वुयिंग, आज के टेस्ट में डॉक्टर ने क्या कहा? वुयिंग भी अपने बेबी बम पर हाथ रखते हुए कहता है, हालांकि इन दोनों में से एक बेबी थोड़ा बीमार है, पर फिर भी दोनों अभी ठीक हैं। तभी लैंग फैंग वांगजी से कहती है, हमें कुछ टाइम के लिए अमेरिका जाना होगा लांग वांगजी। कुछ ज़रूरी काम आ गया है। इतने लंबे समय से हम वहाँ गए भी नहीं हैं। वांगजी अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो सिर्फ वुयिंग की तरफ ही देख रहा था। वुयिंग मुस्कुराते हुए वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम चले जाओ लंचा, मैं मैनेज कर लूँगा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कोई हैंडीकैप नहीं हूँ। पर फिर भी वांगजी का जाने का मन नहीं था। लैंगफेंग कहती है, एक्सीलेंट, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। जब डिज़र्ट का समय हो गया था, वांगजी वुयिंग से कहता है, मैं तुम्हारे पास रुकना चाहता हूँ वुयिंग। वुयिंग कहता है, नहीं लंचा, तुम्हें अमेरिका जाना होगा। आंटी ने कहा ना, वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। आखिरकार वांगजी को अपनी मॉम के साथ अमेरिका वापस जाना पड़ता है। अब जनवरी का मंथ आ चुका था। वुयिंग की प्रेगनेंसी को 6 मंथ हो चुके थे। इस बार वो फिर से चेकअप के लिए जा रहा था, पर वो एकदम अकेला था। यूजियांग और जेंगचा भी अपने अपने वर्क में बिजी थे, और क्योंकि ये एक रेगुलर चेकअप होने वाला था, इसलिए वुयिंग ने उन्हें परेशान भी नहीं किया था। हमेशा की तरह वो अपनी अपॉइंटमेंट लेता है और डॉक्टर के ऑफिस में जाकर बेंच पर लेट जाता है। डॉक्टर अभी तक ऑफिस में नहीं आए थे। अचानक से वुयिंग को अपने टमी में एक किक फील होती है। वो सॉफ्टली अपना हाथ अपने टमी पर ले जाते हुए कहता है, डैडी यही है बेबी, मैं यही हूँ। तुम्हारा भाई या सिस्टर कहाँ है? क्या वो सो रहा है? वो इस तरह कंटिन्यूसली अपने स्टमक से बातें कर ही रहा था। अचानक डॉक्टर ऑफिस में आ जाते हैं। वुयिंग बुरी तरह ब्लश करने लगता है और उनसे कहता है, सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, इसमें सॉरी कहने की कोई बात नहीं है विभूषण। ट्विंस को अब इतना टाइम हो चुका है कि वो तुम्हारी अंदर के हार्ट बीट्स को और तुम्हारी वॉइस को सुन सकते हैं, तो इसलिए उनसे बात करना अच्छा ही होगा। डॉक्टर अब वुयिंग को चेक करना शुरू कर देते हैं और मॉनिटर पर देखते हुए कहते हैं, ट्विंस तुम्हारी टमी में काफ़ी नीचे तक आ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि हमें डिलीवरी जल्दी करनी पड़े। वुयिंग को ये सुनकर डर लगने लगता है।
क्योंकि उसने हमेशा से सुना था जल्दी जन्म लेने वाले बेबीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते। डॉक्टर कहते हैं, मैं तुम्हें यही एडवाइस करूँगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहो। आई नो ये इम्पॉसिबल है। तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम एक हार्ड वर्कर हो, पर एटलीस्ट तुम स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि दोनों में से किसी एक बेबीज़ को कोई हार्ट डिजीज़ हो सकती है, तो फ़िलहाल हम उस बेबी की हार्ट बीट सुनने वाले हैं। उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि क्या करना है। वियिंग तुरंत हाँ में सिर हिला देता है, पर उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। डॉक्टर अपनी मशीन के कुछ बटन्स दबाते हैं और हार्ट बीट सुनने की कोशिश करते हैं। पूरे रूम में हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। एक बेबी की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा स्लोअर थी, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर कहते हैं, जैसा कि मुझे डर था, बेबी अभी तक बेटर नहीं हुआ है। जब तक बेबी तुम्हारे अंदर है हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, बहुत डेंजरस होगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीक डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ये सुनकर वियिंग ऑफिस से बाहर आ जाता है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वियिंग जाते जाते बस यही उम्मीद लगा रहा था कि बच्चों के जन्म से पहले वांगजी वापस उसके पास आ जाए। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। वियिंग और नी हुएसांग अपनी मैथ्स क्लास अटेंड करने के लिए हॉलवे की तरफ जा रहे थे। तभी हुएसांग उसे बताता है, तो आजकल मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। वियिंग उससे कहता है, आर यू सीरियस? ये तो बहुत अच्छी बात है। हुएसांग कहता है, हाँ, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। हुएसांग उसे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लगता है। उसके बाद वो अपने क्लास की तरफ निकल जाता है। वहीं वियिंग हॉलवे में चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा थक गया था। उसे सबसे पहले एक चॉकलेट ड्रिंक लेनी थी और उसके अंदर ट्विंस भी अब कुछ ज़्यादा ही फास्ट तरीके से मूव कर रहे थे। जैसे ही वियिंग को एक चॉकलेट मशीन मिल जाती है, वो तुरंत खुश होते हुए वहाँ चला जाता है। अपने लिए एक चॉकलेट ड्रिंक निकालने ही वाला होता है, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे कह रहा था, विभूषण, हमें बात करने की ज़रूरत है। वियिंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वेंचाओ सामने खड़ा था। वियिंग उससे कहता है, नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बस जा ही रहा था। पर वेंचाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और डोर पर अचानक से पुश कर देता है। वेंचाओ उससे पूछता है, तुम्हारे बेबीज़ कैसे हैं विभूषण? वियिंग कहता है, वो ठीक है, अब मुझे जाने दो। वेंचाओ कहता है, इतनी जल्दी नहीं, वैसे तुम्हारी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो चुका है? वियिंग जब कोई जवाब नहीं देता तो वेंचाओ अपने नेल्स उसकी स्किन में गड़ाते हुए कहता है, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। वियिंग घबराते हुए कहता है, 26 वीक्स। वेंचाओ कहता है, वाओ, तुम तो बहुत लकी हो। अचानक से वियिंग को अपने पेट में एक अजीब से दर्द का एहसास होता है। ये कोई यूजुअल पेन नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी। उसकी कमर अपने आप ही झुकी जा रही थी। वेंचाओ भी उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रहा था। वेंचाओ घबराते हुए पूछता है, विभूषण, ये तुम क्या हरकत कर रहे हो? ये कोई फ़नी नहीं है, तुम बताओगे तुम्हें क्या हो रहा है? वियिंग की आंखों से बुरी तरह आंसू बहने लगते हैं। वो वेंचाओ से कहता है, प्लीज़ हुएसांग को बुलाओ, या शाओ शिनचैन या सोंगलांग को, जो भी तुम्हें मिल जाए प्लीज़ उसे बुलाओ, जल्दी करो। वेंचाओ बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो मदद के लिए भागने लगता है। वियिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस ही नहीं आएगी। वियिंग अपना पेट ज़ोर से दबाते हुए कहता है, प्लीज़ बेबीज़, तुम लोगों को अभी अंदर और रहना है, इतनी जल्दी बाहर मत आना। प्लीज़ कम से कम तब तक तो नहीं जब तक तुम्हारे फादर यहाँ ना पहुँच जाएं। पर धीरे धीरे दर्द की वजह से वियिंग की आंखों के सामने अंधेरा छाने लग जाता है। वियिंग को अपनी बंद आंखों के अंदर ही वांगजी का चेहरा नज़र आता है और वियिंग मन में सोच रहा था, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं ट्विंस को तुम्हारे बिना जन्म नहीं देना चाहता। अगर मैंने उन दोनों को खो दिया तो मैं इस दर्द को अकेले कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगा। अंधेरे में ही वियिंग को एक आवाज़ सुनाई देती है, जो आपस में बात कर रहे थे। एक 17 साल का मेल अनकॉन्शियस, जो कि 26 वीक्स प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस से। आंखें खोलना तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी बॉडी को इधर से उधर भी नहीं कर पा रहा था। तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है
उसका वाटर ब्रोक हो चुका है, बर्थ शुरू होने वाला है, हमें उसे ऑपरेशन रूम में ले जाना होगा। एक इमरजेंसी सी सेक्शन ज़रूरी है, वरना बेबीज़ जिंदा नहीं बचेंगे। उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, हो सकता है हमें उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़े। तभी एक और पर्सन कहता है, कोई उसके पर्सनल डॉक्टर को कॉल करो और उसके पेरेंट्स को। वियिंग मन में सोच रहा था, और लंजा का क्या, प्लीज़ उसे भी कॉल करो, लंजा को बुलाओ। दूसरी तरफ वांग जी अमेरिका में अपने होटल रूम की विंडो के पास डार्क सूट में खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस वक्त ना हो पाना, वो भी तब जब वो उसकी ट्विंस को जन्म देने वाला है, सिर्फ वो ही जानता था कि उसके दिल पर क्या बीत रही थी। वो बहुत बैडली वहाँ होना चाहता था। वो वियिंग का ख्याल रखना चाहता था उसकी पूरी प्रेगनेंसी में। आखिरकार उसके दूसरे बेबी को क्या हुआ होगा? वांग जी को यही बात बार बार सता रही थी। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है। वो कॉल जंगशा का था। वांग जी तुरंत पिक कर लेता है। जंगशा कहता है, थैंक गॉड वांग जी, तुमने फ़ोन तो उठाया, मुझे लगा कि तुम फ़ोन ही नहीं उठाओगे। वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुमने अचानक से क्यों कॉल किया? सब कुछ ठीक है ना? वियिंग ठीक है ना? तभी जंगशा कहता है, वांग जी, आई एम सो सॉरी, विभूषण आईसीयू में है, वो जन्म देने वाला है। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भयानक सपना देख रहा हो। उसकी आंखों से तो अब आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहा था। वो मन में बार बार प्रे कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो। तभी जंगशा कहता है, वांग जी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वियिंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट्स है और उसके दोनों बेबीज़ के अंदर भी। वांग जी रोते हुए कहता है, मुझे इस वक्त वहाँ होना चाहिए था, मुझे उसे कभी अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, या फिर मुझे उसे अपने साथ यहाँ लेकर आना चाहिए था। मैं हर वक्त उसे अपने पास रखता। जंगशा उससे कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा वांग जी, बस स्ट्रॉन्ग रहो और जल्दी से जल्दी यहाँ आने की कोशिश करो। वांग जी कहता है, मैं पहली फ़्लाइट लेकर तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। वहाँ वियिंग अपने ऑपरेशन के चलते बार बार वांग जी का ही नाम लिए जा रहा था। वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस था, पर स्टिल वो लड़ रहा था। एक डॉक्टर नर्स से कहते हैं, उसकी फैमिली वेटिंग रूम में है, जल्दी से वहाँ जाकर वांग जी को बुलाओ। वांग जी जो भी कोई है, ये बार बार उसी का नाम ले रहा है। तभी वियिंग कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, उन सबको कह दो मैं ठीक हूँ। वियिंग यूजिया या जंगशा को किसी भी तरीके की टेंशन नहीं देना चाहता था। वियिंग का ब्लड प्रेशर और उसकी हार्ट बीट्स जब एकदम ठीक हो जाती हैं, डॉक्टर कहता है, अब पेशेंट को ऑपरेशन हॉल में लेकर चलो, अब बेबीज़ का दुनिया में आने का समय आ गया है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी रिसेप्शन तक भागा भागा पहुंच चुका था। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है, क्या आप ठीक हैं सर, आपको क्या चाहिए? वांग जी कहता है, विभूषण वो आईसीयू में है, मुझे जानना है कि क्या चल रहा है वहाँ, मुझे अभी के अभी वहाँ जानना है। रिसेप्शनिस्ट अपने कंप्यूटर पर टाइप करते हुए कहती है, आई एम सॉरी सर, पर मैं आपको इस तरह इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, केवल फैमिली को ही मैं इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। वांग जी कहता है, मैं उसका फैमिली ही हूँ यू स्टूपिड, मैं उसके बच्चों का फादर हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। रिसेप्शनिस्ट तुरंत उसे बता देती है कि आपको कॉरिडोर बी की तरफ जाना है और उसके बाद लेफ़्ट में मुड़ जाना है, आपको वेटिंग रूम दिख जाएगा, वहीं विभूषण की फैमिली इंतज़ार कर रही है। वांग जी एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करता और सीधा हॉलवे की तरफ पहुंच जाता है। वो इतना तेज़ भागता है जितना कि उसका पैर उसे अलाउ कर रहा था। तब जाकर वेटिंग रूम में उसे जंगशा नज़र आता है और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, जंगशा, सब कुछ ठीक है ना? वियिंग ठीक है ना? और ट्विंस, वो सब लोग ठीक है ना? जंगशा उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है वांग जी, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। उसका ब्लड प्रेशर ड्रामेटिकली ड्रॉप हो रहा था, पर डॉक्टर्स ने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है। अब वो ऑपरेशन थिएटर में है। वो बार बार तुम्हारा ही नाम लिए जा रहा था वांग जी। अगर तुम थोड़ा जल्दी करो तो शायद तुम ऑपरेशन थिएटर में जा पाओगे। तुम उन सबको बता देना कि तुम डेड हो। वांग जी एक बार फिर भागते हुए सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाता है।
जहाँ पहुँचते ही डॉक्टर उससे कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, आप इस तरह अंदर नहीं आ सकते, केवल फैमिली मेम्बर्स ही आ सकते हैं। वांग जी कहता है, पर मैं फैमिली मेम्बर ही हूँ, मैं वयिंग का बॉयफ्रेंड हूँ और ट्विंस का फादर हूँ। डॉक्टर उससे कहते हैं, ठीक है, पर आप प्लीज़ प्रॉपर तरीके से अपने हैंड्स वॉश करिए, आप पेशेंट को इस तरह टच नहीं कर सकते। वांग जी जल्दी से अपने हैंड्स वॉश करके आता है और सीधा वयिंग के पास ऑपरेशन रूम में पहुंच जाता है, जहां वयिंग की बॉडी पर काफ़ी सारे ट्यूब्स लगाए गए थे। वो बहुत ज़्यादा पीला पड़ रहा था और भी ज़्यादा बीमार दिख रहा था। उसके लिप्स पर क्रैक्ड लाइंस आ चुकी थी और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। एक नर्स वांग जी को एक गाउन लाकर दे देती है और उससे कहती है, प्लीज़ हाइजीनिक रीजंस की वजह से आपको यही गाउन पहनना होगा। वांग जी तुरंत उस गाउन को पहन लेता है। वांग जी वयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वयिंग तुम मुझे सुन सकते हो ना बेबी, मैं यहाँ आ गया हूँ। पर वयिंग इस वक्त पूरी तरीके से अनकॉन्शियस था। डॉक्टर्स ने उसे दर्द की वजह से कुछ ड्रग्स भी दिए हुए थे। वांग जी एक बार फिर कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गया, मैं बस अपनी मॉम से इतना ज़्यादा नाराज़ था, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। नर्स अपना काम शुरू कर देती हैं और वो टॉवल के थ्रू वयिंग की डिलीवरी शुरू करती हैं। पहला बेबी ऑलमोस्ट बाहर आने ही वाला था। वांग जी एक्साइटेडली वयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वयिंग लव, देखो हमारा पहला बेबी बाहर आने ही वाला है, तुम मुझे सुन सकते हो ना। तभी पूरे रूम में एक बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और डॉक्टर कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लड़की हुई है। जिसे सुनते ही वयिंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है। नर्स बेबी गर्ल को क्लीन करने के बाद वयिंग और वांग जी को दिखाते हुए कहती है, अपनी डॉटर से मिलिए, ये बहुत स्मॉल है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए इसे हॉस्पिटल में ही रखना पड़े, पर ये सच में एक रियल फाइटर है और बहुत हेल्दी है। वयिंग उस बेबी को देखते हुए कहता है, ये कितनी ब्यूटीफुल है लंजा। वयिंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी कहता है, क्या मैं उसे गोद में ले सकता हूँ? नर्स कहती है, आई एम सॉरी, पर अभी आप इसे नहीं ले सकते। ऐसा कहकर नर्स बेबी को वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी डॉक्टर कहते हैं, विभूषण, अब हमें दूसरे बेबी को भी बाहर निकालना होगा। डॉक्टर अपनी नर्स को टॉवल रेडी करने के लिए कहते हैं। वयिंग वांग जी से कहता है, लंजा, अगर इस बेबी को कुछ होता है, हम अपनी डॉटर पर फोकस करेंगे। वांग जी साइलेंटली अपनी बॉयफ्रेंड की बात से अग्री करता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। अब तो आपको कल के पार्ट में ही पता चलेगा कि दूसरा बेबी एकदम ठीक है या नहीं। आज का पार्ट कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।